वेरी वार्म वेलकम टू एग्रोमेट क्लासरूम। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सब्जेक्ट में पकड़ अच्छे से होगा। सिलेबस भी अभी तक देख चुके होंगे। और अगर आप सबको नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि ASRB नेट ने अपना 2024 का कैलेंडर ऑलरेडी रिलीज कर दिया है और सितंबर 2024 में आप ASRB नेट STO SMS की नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और बहुत जल्द इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। फिर आप देखेंगे कि दिसंबर में इनका पेपर भी हो जाएगा। ये ऑलरेडी मेंशन है। जो इसकी नोटिफिकेशन है, जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आई हुई है, वो हमने टेलीग्राम के चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अब हमें जल्दी जल्दी काम करना चाहिए। एंड विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन आवर वीडियो फॉर टुडे। तो हमने PYQ सीरीज लेके आए हुए हैं हम ASRB नेट के लिए। और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है। उसकी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, उसको देख लीजिएगा। और ये पार्ट 2 है। हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि एग्रोमेट एडवाइजरी के बारे में। Agromet Advisory Bulletin is being prepared bi-weekly for farmers under Gramin Krishi Mausam Seva scheme or project, the GKMS project, based on medium range weather forecast issued by IMD for how many days? तो आंसर ऑलरेडी टिक्ड है। आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, 5 days। और इसी के साथ साथ हम लोग बाकी के भी जो कुछ एडिशनल इन्फो है वो भी देख लेते हैं एक बार। GKMS स्कीम जो है वो 1976 से AAS के थ्रू IMD ने इशू किया था। इसकी जो पेरेंटल डिपार्टमेंट है या जो जिसके कोलैबोरेशन से स्कीम चालू हुई थी वो है IMD और MOES। MOES हो गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। देन 5 डे फोरकास्ट होता है मीडियम रेंज का। और ये बुलेटिन है। ये बुलेटिन जो इशू होता है वो इशू होता है ट्यूसडे एंड फ्राइडे को, राइट। उसके बाद IMD का और भी देख लेते हैं। IMD क्या करती है कि 3 तरीके की फोरकास्टिंग रिलीज करती है, नाउकास्ट, शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग। जो मिड रेंज है वो NCM RWF जो है वो रिलीज करती है। इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है और 1988 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। नाउकास्ट जो है वो हमारा नाउकास्ट जो है वो 12 आवर्स से भी कम टाइम ड्यूरेशन में इसको रिलीज किया जाता है। उसकी फोरकास्टिंग होती है। जो शॉर्ट रेंज होती है वो 2 से 3 दिन की फोरकास्टिंग होती है। जो लॉन्ग रेंज होती है वो मंथ्स की फोरकास्टिंग होती है। अनदर यहाँ पे क्या है कि डॉक्टर M मोहापात्रा जो IMD के इस टाइम DG है, डायरेक्टर जनरल, उनको साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, राइट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि द क्लियर एविडेंस ऑफ ग्लोबल डिमिंग इज। तो ग्लोबल डिमिंग होती क्या है? ग्लोबल डिमिंग होती है कि जब सनलाइट जो है वो अर्थ के सरफेस पे अच्छी तरीके से नहीं रीच कर पाती है। जो सनलाइट का अमाउंट है वो रिलेटिवली अभी के या यूजुअल टाइम में वो डिमिनिश हो जाता है उसके कंपैरिजन में। ये होता क्यों है? तो ये होता है ओके, दिस इज द अपोजिट अफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? अर्थ जो है वो हीट अप होती है, लेकिन ग्लोबल डिमिंग के टाइम पे क्या होता है कि अर्थ का जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो कम होता है, मतलब वो डिक्रीज होने लगता है। टेम्परेचर ड्रॉप्स ग्लोबली, राइट। एयर पोल्यूशन जो है इट इज़ द मेजर कंट्रीब्यूटर, क्योंकि जो एयर पार्टिकल्स हैं, एरोसोल्स हो गए और बाकी के जो पोल्यूटेंट्स हैं, उनकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि जो सन रेज है वो उतनी अच्छी तरीके से उनकी रेडिएशन अर्थ के सरफेस तक पहुंच नहीं पाती है। और ये जो फिनोमेनन है इसको ऑब्जर्व किया गया था 1950 से 1980s के बीच में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि वेवलेंथ, ऐसी विजिबल लाइट की वेवलेंथ को बताओ जिसमें स्ट्रॉन्गेस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ फोटोट्रॉपिज्म होगा। फोटोट्रॉपिज्म क्या हो गया? फोटोट्रॉपिज्म होता है कि फोटॉन्स जो कि पार्टिकल्स ऑफ लाइट होती है उनकी प्रेजेंस में जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो मूवमेंट होती है उसको हम लोग फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं।
और भी कई तरीके की मूवमेंट होती है। इस तरह का ये रिस्पॉन्स होता है। कभी कभी ग्रेविटी की वजह से ये रिस्पॉन्स होता है, ये मूवमेंट होता है। कभी फोटो की वजह से, फोटो मतलब लाइट की वजह से होता है, तो इसको फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। और भी काफ़ी होता है। वी कैन सी इट इन अदर वीडियोज एज वेल। आते रहेंगे सीरीज, अभी इस पे देखते हैं। तो इसमें वेवलेंथ हमें बताना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विजिबल लाइट है, ओके। यहाँ पे विबग्योर है, इसमें वायलेट और इंडिगो का 0.41 से 0.44 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ होती है। ब्लू की वेवलेंथ यहाँ पे दी हुई है, ग्रीन की, येलो की, ऑरेंज की, रेड की, सबकी। और यहाँ पर मेंशन किया है मैंने कि अकॉर्डिंग टू जूलियस वॉन सैक्स ने, इन्होंने क्या किया था कि एक्सपेरिमेंट किया था। एक एक्सपेरिमेंट जिसमें उन्होंने विजिबल लाइट पूरे तरीके से प्लांट को दिया था। नेक्स्ट जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसमें क्या किया कि रेड लाइट सिर्फ दिया, मतलब रेड वेवलेंथ वाली जो लाइट होगी जो कि है 0.60 से लेके 0.69 नैनोमीटर, इतनी तक की वेवलेंथ प्रोवाइड करी प्लांट्स को। उसके बाद ब्लू रेंज की लाइट प्रोवाइड की। इसमें उन्होंने क्या देखा कि जो ब्लू लाइट वाले प्लांट्स थे, जिनको ब्लू लाइट के अंदर अंडर ग्रो किया गया था, यानी इस वेवलेंथ में 0.45 से लेके 0.48 नैनोमीटर तक, उन्होंने क्या किया कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ फोटोट्रॉपिज्म कहाँ दिख रहा है? 0.45 माइक्रोमीटर में दिख रहा है। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हमारा शायद फोर्थ क्वेश्चन हो गया, या फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ यू होल्ड अ सैंपल ऑफ एयर एट कांस्टेंट प्रेशर, व्हाट हैपेंस टू इट्स टेम्परेचर इफ द कंटेनर होल्डिंग द एयर सैंपल एक्सपेंड्स। इसमें क्या रहे कि इफ द कंटेनर होल्डिंग द एयर सैंपल एक्सपेंड्स, अगर जो कंटेनर है वो एक्सपेंड किया, इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, राइट। और जो सैंपल ऑफ एयर है वो कांस्टेंट प्रेशर पे है। यहाँ पर मैंने आइडियल गैस कांस्टेंट जो है उसका कंसेप्ट इस वाले क्वेश्चन में लगेगा। यहाँ पर चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गay-Lussac's लॉ और अवोगाड्रोस लॉ, ये चारों को मैंने लिख दिया है बहुत आसान तरीके में। अब हम लोग ये पीडीएफ आई डेफिनेटली शेयर, आप उसमें बाकी देख सकते हैं। और अगर हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो क्वेश्चन में क्या रहा है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट। सबसे पहले तो ये देखो कि कौन से वाले लॉ में प्रेशर कांस्टेंट है। तो चार्ल्स लॉ में देखें अगर, तो प्रेशर कांस्टेंट है कि यहाँ पे बोल रहा है कंटेनर इज एक्सपेंडिंग, दैट मीन्स व्हाट, जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है। अब अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। अगर हम लोग चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, which means that if the volume is increasing, the temperature will increase itself. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, increases, the temperature will increase. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ वेदर ऑन द राइस एंड रिप्रोडक्टिव स्टेज। आंसर हम पहले ही देख लेते हैं। जो क्लाउड, ओके नहीं, पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहे हैं कि क्लाउडी वेदर फेवर्स द ग्रेन फॉर्मेशन। बिल्कुल नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि क्लाउडी वेदर नहीं, कोई भी प्लांट है उसको ग्रो करने के लिए सनलाइट चाहिए। और ऊपर से राइस जो है दैट इज अ लॉन्ग डे प्लांट, उसको एफिशिएंटली ज़्यादा टाइम तक अच्छी तरीके से सनलाइट चाहिए, पूरी तरीके से एक अच्छी यील्ड देने के लिए, राइट। तो उसको सनशाइन चाहिए और लॉन्ग डे ड्यूरेशन चाहिए। तो पहले वाला जो ऑप्शन है ये नहीं होगा। सेकेंड वाला ऑप्शन देखते हैं, हमने ऑलरेडी मार्क कर दिया है, बट लेट्स सी। क्लाउडी वेदर हैज अ नेगेटिव इफेक्ट एट दिस स्टेज, रिप्रोडक्टिव स्टेज पे। बिल्कुल होगा, क्योंकि क्लाउडी वेदर है तो नेगेटिव इफेक्ट होगा ही, ठीक। लो टेम्परेचर है कि इट इन्हांसेस द पॉलन जर्मिनेशन, नहीं, ये स्टेराइलिटी इंड्यूस करता है रादर देन इन्हांसिंग द पॉलन जर्मिनेशन। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन है कि लो टेम्परेचर हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन पैनिकल फर्टिलिटी, ना, बिल्कुल नहीं। उसके बाद यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशंस है वो भी मेंशन किया है मैंने, वो बिल्कुल देख लीजिएगा। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट द लो टेम्परेचर ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव स्टेज इन द राइस इट कॉजेज द स्पाइकलेट स्टेराइलिटी।
ओके, ठीक है, ऑप्शन हमारा जो 2 है वो है आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बायोमेट्रिक स्ट्रिप इज यूज्ड इन थर्मोग्राफ। आंसर्स, ओके, आंसर्स यहाँ पे है कि ड्यू टू द वैरिंग एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ बोथ मेटल्स। व्हाई? क्योंकि बायोमेट्रिक स्ट्रिप होता क्या है? सबसे पहली बात, बायोमेट्रिक स्ट्रिप एक तरह का एक स्ट्रिप है, मैकेनिकल कंपोनेंट होता है जिसको दो डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स को मिक्स करके बनाते हैं। और ये जो मेटल्स होते हैं वो पर्टिकुलरली ऐसे होते हैं जिनका थर्मल एक्सपेंशन डिफरेंट होना चाहिए। और मतलब कि एक जो मेटल है हो सकता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट करना शुरू करे, और जो नेक्स्ट वाला है मतलब जो दूसरा मेटल है वो 3000 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट करना चालू करे। तो ये ऑब्वियसली मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज ले ली है, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि इनका जो टेम्परेचर है जिस पे वो मेल्ट हो, वो मेल्ट हो या फिर वो जिसमें फेज ट्रांजिशन होना चालू हो जाए, वो जो वो अलग अलग टेम्परेचर होना चाहिए दोनों मेटल्स के। ओके, अब इससे क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन डिफरेंट होगा तो एक थर्मोग्राफ बनता है आगे जाके, एंड दे एक्सपेंड एंड कॉन्टैक्ट एट डिफरेंट रेट्स व्हेन द सब्जेक्टिव टेम्परेचर चेंजेस, राइट? तो आंसर क्या हो गया हमारा? पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि टू मेक अ बैलेंस ऑन द लीवर। ये जो लीवर है ये वो नहीं होगा, क्योंकि जो लीवर है इसको हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ और जो पुली होता है उसमें यूज करते हैं, तो ये एक मैकेनिकल टूल है, ये नहीं हो पाएगा, राइट? नेक्स्ट है कि ड्यू टू वेरिंग डिग्री ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन बाय बोथ मेटल्स ना, हमें पता है कि ये जो है वो डिफरेंट थर्मल एक्सपेंशन है, और ये हीट एब्जॉर्प्शन नहीं होती है मेटल्स में, वो हीट कंडक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हो गया कि टू प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ बाय टू मेटल्स। नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 है कि ड्यू टू द वेरिंग एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ बोथ मेटल्स, ऑप्शन नंबर 4 है। ओके, इसका आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि मॉन्डर मिनिमम इज अ फिनोमेनन रिलेटेड टू व्हाट? आंसर देख लीजिए, इट्स अ सनस्पॉट साइकिल। सनस्पॉट क्या होता है कि ये 11 to 12 ईयर्स में नजर आते हैं। ये जो सन है उनमें स्पॉट्स ऐसे जनरेट हो जाते हैं। ये स्पॉट्स ऐसे हैं जहाँ पर फिजन नहीं होता, राइट? सन क्या है? सन एक्चुअली में एक स्टार है, या एक कंपोनेंट है हमारे सोलर सिस्टम का, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है। और ये एनर्जी क्यों है? इतनी ज़्यादा एनर्जी है क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंटली फिजन होते रहे, न्यूक्लियर फिजन होते रहता है। तो कुछ कुछ ऐसे रीजंस बन जाते हैं इस सन में जिसमें ये फिजन नहीं होता, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी होल बन जाता है। तो एनर्जी होल को ही हम लोग सनस्पॉट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्लूवियोमीटर इज यूज टू मेजर व्हाट? तो जो प्लूवियोमीटर है ये अनदर नेम है फॉर द रेन गेज। रेन गेज के और भी अलग अलग नाम है, जैसे कि ऊडोमीटर, ओम्ब्रोमीटर एंड हाइटोमीटर। ओके, तो ऑप्शन क्या हो गया? पहले तो है ऑप्शंस अलग अलग। क्लाउड हाइट नहीं होगा, सीलोमीटर होता है। सनशाइन आवर्स नहीं होगा। सॉइल हीट फ्लक्स नहीं होगा। ऑप्शन क्या हुआ हमारा? वन। वन इज सेइंग द रेन ड्रॉप साइज एंड वेलोसिटी, यही आंसर होगा। एंड वी ऑल्सो नो दैट इट इज रिलेटेड टू रेन गेज। ऑलराइट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी ये लैटेंट हीट और सेंसिबल हीट का एक्सप्लेनेशन आगे वाले क्वेश्चन के लिए आएगा, तो इसको अभी रुकते हैं, इसको देखते हैं। मेसोस्फेयर क्या है? कि मेसोस्फेयर इज कैरेक्टराइज्ड एज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ड्यू टू व्हाट? ऑप्शन नंबर 2 है। दिस इज द आंसर दैट इट इज ड्यू टू द रिलेटिव लैक ऑफ मॉलिक्यूल्स टू एब्जॉर्ब द सोलर रेडिएशन। क्या होता है कि मिजोस्फेयर में आते आते जैसे जैसे हम लोग अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हैं, अल्टीट्यूड बढ़ते रहता है, और जैसे जैसे हम लोगों का जैसे ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, तो ये जो जैसे जैसे लेयर्स बढ़ रहे हैं,
वैसे वैसे क्या होता है कि एयर पार्टिकल्स या जो एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी डिक्रीज होते रहती है, और जो एयर पार्टिकल्स है वो खुद से उतने ही दूर 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 एक दूसरे से काफी दूर हो जाते हैं, और मीजोस्फेयर की लेयर तक आते आते ये हाल हो जाता है कि however these particles are having they have the tendency to get the energy of the solar radiation. जो solar radiation है उससे जो energy है वो particles को मिल तो रही है, but they cannot transfer it to other particle. क्यों? क्योंकि वो खुद से आपस में इतने ज्यादा दूर है कि वो जैसे उनको मूवमेंट करने में ही वो एनर्जी लॉस्ट हो जा रही है। इस वजह से क्या हो रहा है कि जो हीट है वो हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, हीट ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से क्या हो रहा कि ये कोल्डेस्ट लेयर बन जाता है, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये समझ गए होंगे। और आगे आ रहा है कि IMD इश्यूज इट्स फर्स्ट साउथ वेस्ट मानसून रेनफॉल फोरकास्ट ऑन व्हाट डेट। तो जनरली ये 15 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल तक में करते हैं, बट क्योंकि ऑप्शन में 15 अप्रैल नहीं दिया है तो हम लोग 20 अप्रैल को भी मार्क कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहा है कि बुवन रेशियो फॉर सेमी एरिड रीजन वेरीज बिटवीन। ओके, तो अब जो हम लोगों ने इतनी सारी एक्सप्लेनेशन लिखी है ये पूरे के पूरे बोर्ड पर, लैटिन हीट फ्लक्स, सेंसिबल हीट फ्लक्स, यहाँ पे आता है इस वाले क्वेश्चन के लिए। ओके, पहले तो बुवन रेशियो क्या है? Bowen ratio, it describes the partitioning of energy at Earth's surface between sensible heat flux and latent heat flux. ये क्या बता रहा है हमारा? पार्टीशनिंग, मतलब जो एनर्जी हमारे अर्थ सरफेस को रिसीव हो रही है सूरज की वजह से, वो किस तरीके से पार्टीशन हो रही है, मतलब किस तरीके से सेंसिबल हीट उसको यूटिलाइज कर रहा है, मतलब वो किस तरीके से यूज हो रही है एज अ सेंसिबल हीट और किस तरीके से यूज हो रही है एज अ लैटेंट हीट। तो ये जो पार्टीशनिंग हो रही है, ये जो रेशियो डेवलप हो रहा है उसको कहते हैं बोवन रेशियो। इसका सीधा सीधा यहाँ पे है कि सेंसिबल हीट फ्लक्स डिवाइडेड बाय लैटेंट हीट फ्लक्स। ओके, अब हमारा लैटेंट हीट फ्लक्स और सेंसिबल हीट फ्लक्स क्या है, तो ये जानने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं लैटेंट हीट फ्लक्स और सेंसिबल हीट होता क्या है। लैटेंट हीट फ्लक्स जो है वो L से डिनोट करते हैं और सेंसिबल हीट को डेल्टा QH से। लैटेंट हीट इज व्हाट? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड or released during the phase change of a substance at a constant temperature. Phase transitioning is a must. Right? यहाँ क्या हो रहा है कि जब कोई भी पार्टिकल है उसको जब एनर्जी मिल रही है तो वो ना फेस चेंज कर रहा है। वो सॉलिड है तो सॉलिड से लिक्विड होगा, अगर वो लिक्विड के फॉर्म में तो लिक्विड से वो वेपराइज हो जाएगा, वेपर फॉर्म में चले जाएगा। तो जब ये फेस ट्रांजिशन हो रहा है तो जो हीट रिलीज हो रही है या जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लैटेंट हीट बोलेंगे। इसकी SI यूनिट होती है जूल पर केजी, और ये इसका फॉर्मूला होता है लैटेंट हीट का delta Q divided by delta M, that is the mass of the water, change of mass of water. Sensible heat flux देख लेते हैं। Sensible heat flux is the amount of heat or energy required to change the temperature of the substance. Substance means what? The air or the body, and without the change of the phase of the substance, no phase transition occur, and it can also be called as the enthalpy of a substance. Okay, यहाँ पे phase transition नहीं होता है sensible heat के केस में। SI यूनिट देखिए तो सेंसिबल हीट की जो SI यूनिट होती है वो जूल और किलो जूल, और जो इसका फॉर्मूला होता है वो डेल्टा QH, दैट इज सेंसिबल हीट इज इक्वल्स टू M CP डेल्टा T, जहाँ पे M है वो मास ऑफ एयर हो गया, CP आपका स्पेसिफिक हीट हो गया एट कांस्टेंट प्रेशर, जो टेम्परेचर है सॉरी जो डेल्टा T है दैट इज द टेम्परेचर चेंज। ऑलराइट, अनदर थिंग टू लुक इनटू इज यहाँ पे जो वैल्यू है वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि ASRB नेट के 2023 में लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन की वैल्यू पूछी गई थी। ओके,
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन और वेपराइजेशन है, यहाँ पे फ्यूजन और मेल्टिंग वैल्यू है, यहाँ पे डिपोजिशन और द सब्लाइमेशन की वैल्यू दी गई है। यहाँ पे पॉइंट एक और चीज हो गया कि यहाँ पर 2.5 इंटू 10⁶ जूल पर केजी ये जो वैल्यू है, और यहाँ पे फ्यूजन और मेल्टिंग दोनों की वैल्यू, ये जो वैल्यू आ रही है इन तीनों की, ये वैल्यू तो सेम है, बट यहाँ प्लस और माइनस की कंडीशन है कि कभी प्लस लग रहा है कभी माइनस लग रहा है। फिर आपको लगेगा कि यहाँ प्लस कब लगेगा माइनस कब लगेगा, तो यहाँ मे बी मैंने ये भी मेंशन कर दिया कि जो लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन है उसमें प्लस लगेगा, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है उसमें नेगेटिव साइन लगेगी। क्यों? जो कंडेंसेशन है, जो फ्यूजन है और जो डिपोजिशन है, ये क्या कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन होता है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक क्यों? क्योंकि ये सराउंडिंग में एनर्जी रिलीज करता है, बट जो वेपराइजेशन है वो क्या करता है कि इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब कि वो अपनी सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। क्यों? क्योंकि उसको अपना फेस चेंज करना है। ओके, फेस चेंज करने में जो उसको लिक्विड से वेपर स्टेट में जाना है, मतलब क्या, उसको लिक्विड है, ऑलराइट, इसमें क्या हो रहा है कि सारे के जो मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स है लिक्विड स्टेट में, उनके बीच फोर्स ज़्यादा है, राइट। फोर्स जो है जैसे कि वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन फोर्स है, वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, राइट। अब उसको वहां से एयर पार्टिकल में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है उनको वेपर फॉर्म में आने के लिए क्या करना होगा, उस फोर्स से रिलीज आउट होना होगा। और उस कंडीशन में, मतलब इस प्रोसेस में, मतलब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ के वापस से वेपर स्टेट में जाने के लिए उनको कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। वो जो एनर्जी है वो अपने सराउंडिंग से लेते हैं। तो व्हेन दे आर एब्जॉर्बिंग दिस हीट, तो क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। इसमें क्या हो गया, ये सिस्टम पे नेगेटिव वर्क हो रहा है, तो दैट्स व्हाई दिस इज नेगेटिव। नेगेटिव साइन यूज करते हैं हम, सीधी सी बात है। उसी तरीके से फ्यूजन और मेल्टिंग का भी है कि फ्यूजन में क्या हो रहा है कि दो पार्टिकल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं। जब वो कंबाइन हो रहे हैं तो वो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, उसके बाद कंबाइन हो रहे हैं। जब मेल्ट हो रहे हैं तो वो एनर्जी ले रहे हैं अपनी सराउंडिंग से, उसके बाद वो मेल्ट हो रहे हैं हाई एनर्जी एब्सॉर्ब करके। ओके, और इस तरह से डिपोजिशन और सब्लाइमेशन भी है। सब्लाइमेशन क्या होता है कि सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चले जाए, उसको सब्लाइमेशन कहेंगे। ओके, ठीक है। लैटेंट हीट फ्लक्स और सेंसिबल हीट फ्लक्स देख लीजिए। फ्लक्स इसमें एक लग जा रहा है, ये टर्म लग जा रहा है पीछे, लैटेंट हीट फ्लक्स और सेंसिबल हीट फ्लक्स। फ्लक्स क्या हो गया, फ्लक्स डेंसिटी को एक तरीके से डिनोट करता है कि एक एरिया है, उस एरिया से एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में उस यूनिट एरिया से कितने पार्टिकल्स कितने पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, या कितनी मूवमेंट हो रही है, या फिर कितनी ज़्यादा जो हीट है वो अर्थ सरफेस से इवेपोरेट हो रही है या फिर फेस चेंज कर रही है, लैटेंट हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। दैट इज योर लैटेंट हीट फ्लक्स। और सेंसिबल हीट में वही होता है, सेंसिबल हीट से रिलेट करके। ओके, और अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बूवन रेशियो क्या हो गया। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो सब सेमी एरिड रीजन है उसमें बूवन रेशियो क्या होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ह्यूमिड रीजन है उसमें लेस देन 0.5 आएगी वैल्यू, टेम्परेचर में टेम्परेट रीजन में 0.5 से 1 तक आएगी, सेमी एरिड में 2 to 6 आएगी। जो बूवन रेशियो है वो एरिड में 10 से ज़्यादा आएगा। पोलर तुंद्रा, सी के लिए, इरिगेटेड क्रॉप्स के लिए ये सब वैल्यू दी हुई है। और अगर इसी को देखें तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आइडियल विंड स्पीड फॉर केमिकल स्प्रे इज व्हाट। इट इज 12 to 19 किलोमीटर पर आवर, इट इज द आइडियल वन। क्योंकि 19 नहीं है, हम लोग 12 to 15 किलोमीटर पर आवर को भी कंसिडर कर सकते हैं। एंड 20 to 28 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड जो है वो केमिकल स्प्रे के लिए, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब जो हो गए वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, उसे हम यूज नहीं कर सकते।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन डिड द IMD स्टार्ट generating the experimental dynamical long range forecast for the southwestern monsoon? Answer is 2008. No explanation. Next question. Which one of the following biogeographical zones of India has the highest area? तो हमारे इंडिया में 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स हैं, ये पूरे के पूरे मेंशन है। और यहाँ पर जो इनके बगल में जैसे कि ट्रांस हिमालयस है, उनके बगल में 5.6% लिखा है, दैट इज द एरिया दे कवर, राइट। अगर ये देखें तो हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है, इट इज कवरिंग 42%, द मैक्सिमम एंड द हाईएस्ट एरिया covered by any other biogeographical zone. So answer is what? Answer is Deccan Peninsula. अच्छा, डेक्कन प्लेट्यू को डेक्कन पेनिनसुला भी कह सकते हैं, दोनों के दोनों सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ व्हाट? इट इज 3 to 10 days. नेक्स्ट है कि एरोलॉजिकल मॉनसून इज रिलेटेड टू व्हाट? तो एरोलॉजिकल मॉनसून थ्योरी है क्या? इसको दिया था शरहैग 1948 में, राइट। और इसको थ्योरी ऑफ शिफ्टिंग प्रेशर एंड विंड बेल्ट्स भी कहते हैं। इट इज रिलेटेड टू सीजनल माइग्रेशन ऑफ प्लैनेटरी विंड्स एंड प्रेशर बेल्ट्स। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, the trade winds from both hemispheres converge near the equator to form the ITCZ, and movement of this ITCZ trough is due to the change in the long wave pattern brought by Himalaya mountain complexes and seasonal variation of jet stream. अगर हम लोग इसको देखें तो अगर हम ऑप्शन से रिलेट करें, हमारा आंसर क्या होगा? दिस द अपर लेवल ऑफ सर्कुलेशन, राइट। ग्राउंड लेवल विंड सर्कुलेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्लैनेटरी विंड्स और प्रेशर बेल्ट्स की बात हो रही है। इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज नहीं होगा क्योंकि इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज क्या करते हैं, वो ITC से डिफॉर्म कर लेते हैं। एंड ट्रेड विंड्स भी। नेक्स्ट है हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन, ना, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओएसिस इफेक्ट इज रिलेटेड टू व्हाट? The option number 2, evapotranspiration, is the answer. Why? Because it is a lowering of temperature than its surrounding area with the help of evapotranspiration in crop fields or vegetation. अगर हम ये स्टेटमेंट पढ़ें तो आंसर इज क्वाइट ऑब्वियस, ऑप्शन नंबर 2, evapotranspiration. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि synoptical scale in the horizontal direction varies between what? तो it varies between 1000 to 2000 किलोमीटर्स, और सिंस यहाँ 1000 किलोमीटर नहीं दिया हुआ है तो 500 to 2000 किलोमीटर को कंसिडर कर सकते हैं। वर्टिकल रेंज में इट इज 10 किलोमीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डबल स्टीवेंसन स्क्रीन शेल्टर्स व्हाट? तो इट शेल्टर्स द मैक्सिमम मिनिमम ड्राई बल्ब एंड द वेट बल्ब thermometers. Okay. Next question is here that the maximum hurricane activity takes place between the latitude of what? Latitude of 10 degree north to the latitude of 20 degree north. 20 और 30 to 35 डिग्री नॉर्थ नहीं होगा क्योंकि 30 डिग्री नॉर्थ के बियॉन्ड जब जाते हैं तो जो सी सरफेस है उसके टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। उसकी जो प्राइमरी कंडीशन होती है वो यही होती है कि ओशन या फिर जो सी सरफेस है उनका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस एटलीस्ट होना चाहिए। और इसी के साथ हमारा पार्ट 2 खत्म होता है PYQ सीरीज में। और हमने फर्स्ट वाले पार्ट में 10 क्वेश्चंस किए थे, इस वाले पार्ट में हम 20 क्वेश्चंस कर दिए, हमारा 30 क्वेश्चन हो गया है। आप डायरेक्टली हमारे चैनल का नाम सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर, एग्रोमेट क्लासरूम लिखिए, आपको चैनल मिल जाएगा। आप बिल्कुल उसको ज्वाइन करिए, अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करिए और साथ पढ़िए, साथ बढ़िए, राइट। इसी के साथ अब वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वाला लेक्चर आई होप जल्दी लेके आऊँगी और इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।